वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका जो पेपर आएगा उसके लिए मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा जब तक कि आपके तीनों एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हो जाते। अब देखिएगा, कल मैंने आपको कल परसों रेगुलर अभी चल रहा है, रेगुलर आपको टेस्ट लगाने ज़रूर आना है, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट ज़रूर लगाना आपको रेगुलर, आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही इसको जो है तैयार किया जा रहा है। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है और इसमें आप प्लीज़ गलत मत करिएगा। कल जो है विद्यार्थियों ने बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जो उनसे पूछा गया था उनका जवाब दिया था और उन्होंने काफ़ी मतलब पॉजिटिव तरीके से पढ़ाई को भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में आपको कहीं पर कोई गलती नज़र आ रही है क्या? देखिए, मैं बताता हूँ। जब भी कभी इस तरह का कोई सेंटेंस आपको नज़र आता है और उस पर कहीं पर भी कोई रिलेटिव्स जो जो है संबंध कहीं बता रहा हो, जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे राम की बहन, राम का भाई, ऐसे ही कहते हैं ना, जैसे मदर इन लॉ, इस तरह में क्या होता है, जो गलतियां नज़र आती हैं, कभी भी मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो इस तरह का जो कभी भी प्लूरल जब हम बनाते हैं तो हमेशा जो जीवित होता है उसके अंदर आपको एस लगाना है, ठीक है। निर्जीव के अंदर एस नहीं लगाना। तो देखिए, इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा कि आप मदर में एस लगाइए, तो मदर्स इन लॉ ये प्लूरल होता है, ना कि मदर इन लॉज। क्लियर हो गया। बच्चे इसे नहीं छाट पाते हैं क्योंकि जैसे बुक है तो बुक के पीछे लगा दिया एस, तो ये हो गया बुक्स, प्लूरल हो गया। लेकिन कभी इन लॉ वाला आ जाता है तो याद रखना, इसमें हमेशा पहले वाले में ही क्या लगाया जाता है, पहले वाले का मतलब नहीं होता है जो जीवित होता है। एक एग्जांपल और मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे कहीं पर आ गया स्टेप सन, लिखा गया क्या, स्टेप सन आ गया। अब इसका प्लूरल आपको बताना है, यानी सौतेला बेटा, इसमें जीवित कौन है, सन, तो सन में आप एस लगा दीजिएगा। स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये मैं तीसरा बढ़ जाता हूँ। काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस एकदम मस्त वाले, जो आप कह रहे थे ना कल, सर इडियम्स को भी थोड़ा जगह दीजिएगा, वन वर्ड को भी जगह दीजिएगा, स्पेलिंग्स को भी, सबको मैंने ध्यान में रखा है। सीरीज चलेगी, पेपर तक बहुत कुछ सीख जाओगे। इस सेंटेंस में आपने अगर पढ़ा हो तो इसमें क्या आप गलती को छांट सकते हैं। देखो, पहले एक एक जो है सेगमेंट पढ़िएगा। टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। ये सेंटेंस है और बहुत अच्छा है। मुझे जब मैंने देखा समझ में आ गया था एक ही बार में इसमें गलती क्या है। गलती जो है वो दोस्त पहले वाले पार्ट में है गलती। अब इसमें गलती क्या है, देखिएगा। आपको पता है जो पीपल होता है, पीपल एक कलेक्टिव नाउन होता है और जो कलेक्टिव नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो ऐसे में ये जो पीपल होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल के ही फॉर्म में होता है। जब प्लूरल की फॉर्म में होता है तो इसके साथ ये जो वर्ब आ रही है वो भी प्लूरल ही आएगी। तो इसलिए इज की जगह पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। पीपल हो या फिर जैसे बॉयज लिखा हो, गर्ल्स लिखा हो, तो इस तरीके के तो हम पहचान लेते हैं। लेकिन अगर पीपल आए तो आपको प्लूरल है ना, पीपल माने लोग हो गया, बहुत सारे लोग हो गया, ये आपको समझना है। बाकी ये और इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। इसके बाद एक और मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, आज नहीं, आपका पेपर होगा तब तक पूरा, क्योंकि वीडियो आराम से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे छोटी सी वीडियो में। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने यहां पर ले लिया है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर। इस तरह का जो सेंटेंस होता है इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें बस एक ही मंत्र है और वो है पहचानने का तरीका। ये है कीवर्ड है ना, एज इफ। क्या है, ये है एज इफ। तो एज इफ में क्या होता है, एक रूल होता है एज इफ में कि एज इफ से जो पहले वाला सेंटेंस चलेगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और एज इफ के बाद जो सेंटेंस चलेगा वो पास्ट परफेक्ट में चलेगा। ये रूल है, आपको याद करना है, मैंने भी याद किया। इसलिए एज इफ के बाद ये जो टेंस चलेगा वो पास्ट परफेक्ट चलेगा, इसलिए यहां पर आ जाएगा हेड थर्ड फॉर्म, तो 100 का क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं, नोट करते जाइएगा कि सर ने क्या बोला कि एज इफ के पहले पास्ट इंडेफिनिट चलता है और एज इफ के बाद पास्ट परफेक्ट चलता है। बस याद ही करना है आपको, इसमें और कोई गलती नहीं है। क्योंकि ये देखो, ये वाला जो ये पैसे बनाया है एक्चुअल में, आई वॉज सरप्राइज मैंने कल बताया था, वॉज वर एम के बाद अगर थर्ड फॉर्म आए मतलब ये पैसे बनाए। और किसका बनाया है ये पैसे, ये पास्ट इंडेफिनिट का बनाया है। वही तो मैंने बोला था कि एज इफ के पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है। ये उसने अगर पैसे बना रखा है तो एक्टिव का ही तो पैसे बना होगा, तो एक्टिव भी तो पास्ट इंडेफिनिट में ही है, इसलिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये इसमें गलती मत करेगा। एक पिछली बार एयरफोर्स में पूछा गया ये जो है कॉन्सेप्ट, और हर वीडियो में मिल जाएगा ये मेरी आपको। ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसमें गलती नहीं करना है आपको। 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर जल्दी खत्म कर दूंगा, समझ में भी आएगा आपको।
अब एक चीज इसमें समझना आपको कि कभी भी ईच वन आ जाए, ईच वन, ठीक है, कभी भी ईच वन आ गया तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, और इसके साथ ऑफ ये जो चलता है ना, ये प्लूरल आता है। तो याद आपको ये रखना है, ये क्या होता है, ये सिंगुलर। तो इसमें जो वर्ब होती है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आती है, यानी कि कभी भी ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स इस तरह से कहीं लिखा हो तो ईच वन मतलब वन सिंगुलर, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगा, इसीलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा। एकदम क्लियर है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इसमें ऑफ के बाद जो ये जुड़ता है ये प्लूरल जुड़ता है, लेकिन क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर आती है। तो ये आपको कभी भी गलत नहीं करना है। चलो मैं एक तरीका और बताता हूं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। ये देखिए, ये वर्ब है ना, इस वर्ब से ये जो पहले वाला पार्ट है सब्जेक्ट का ही पार्ट है, और सब्जेक्ट के पार्ट में अगर कभी भी कहीं बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो याद रखना उस प्रीपोजिशन से जो पहले वाला होता है ना, इस पर डिपेंड करती है ये वाली वर्ब। तो आप जाए इस रूल से इसे आप याद कर लेना, गलत मत करना बस, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और काफ़ी अच्छा है, और ये मुझे पता है ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसे गलत करेंगे, और आपको क्या करना है, ये गलत नहीं करना है। रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। इस सेंटेंस को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे पुराने दिन याद आ गए थे जब मैंने काफ़ी आपको समझाया था। एक चीज़ आपने मैंने करवाई थी पिछली बार कि गुड इनफ, क्या बोलते हैं उसे, गुड इनफ, ये पढ़ा हुआ आपने, क्या क्या होता है गुड इनफ, यानी कि जैसे बोला कि आई एम गुड इनफ टू रीड हिंदी, मैं क्या है हिंदी को पढ़ने में क्या है अच्छा हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, इनफ क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, और याद आपको ये रख लेना है कि कभी भी अगर इनफ आ जाए, क्या आ जाए, इनफ और एडजेक्टिव अगर कहीं पर दिखता है तो पहले एडजेक्टिव आता है फिर इनफ आता है। ये रूल नंबर 1 हो गया, याद कर लेना। कभी भी इनफ और एडजेक्टिव कहीं दिख जाए तो पहले आपको एडजेक्टिव लिखना है फिर इनफ लिखना है। तो इसे आप याद रखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, गुड इनफ, गुड इनफ, गुड इनफ, याद कर लो इसे, अंडरस्टैंड ये चीज़। तो पहले तो ये समझ लो आप कि ये जो इनफ है और इससे पहले जो स्मार्टर है, ये जो इसने कंपैरेटिव डिग्री बनाया है, बना तो वो किसी एडजेक्टिव का ही तो होता है डिग्री, तो एडजेक्टिव का डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो पॉजिटिव डिग्री आती है, हमेशा याद रखना कि इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है, और पॉजिटिव डिग्री बनती है एडजेक्टिव से, तो एडजेक्टिव का पॉजिटिव क्या होगा, स्मार्टर का स्मार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर स्मार्ट इनफ आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन सर अगर इनफ और नाउन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो ये एकदम उल्टा हो जाता है। कभी भी अगर आपको कहीं पर भी, ये दो ही बस ध्यान से पढ़ लो, इनफ आ जाए और उसके बाद नाउन आ रहा है, जैसे आई हैव इनफ बुक्स, मेरे पास पर्याप्त क्या है, किताबें हैं। तो अब देखो इनफ और ये नाउन हो गया, तो नाउन हमेशा बाद में आएगा और एडजेक्टिव क्या आता है, इससे पहले आता है। अब इसे सर थोड़ा सा और याद करा दीजिए, आपका भला हो जाएगा। बताता हूँ, देखो कहीं पर लिख रहा है इनफ, ठीक है, इनफ लिख रहा है, इनफ से पहले मैंने क्या बोला, अगर एडजेक्टिव और इनफ आ रहा है तो एडजेक्टिव क्या आएगा, पहले आएगा, लेकिन अगर नाउन आ रहा है तो वो क्या आता है, इनफ के बाद आता है। याद ऐसे करो, देखो इनफ है ना, ई से पहले क्या आता है, ए आता है, तो एडजेक्टिव पहले आता है। ई के बाद देखो क्या आ रहा है, नाउन, इसका मतलब इनफ के बाद नाउन आएगा, और ये आप कभी नहीं भूलेंगे। चलेगा, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर समझाता हूं, ये गलतियां मत करना, गलत मत करना, इस सेंटेंस को बच्चे गलत करेंगे, देखना। मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 to 1985 बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक टाइम का रेंज दे रखा है। क्या दे रखा है कि मधु जो है मुंबई में रहती थी, कब से, 1970 से 1985 तक। तो जब भी कभी कोई टाइम रेंज दे रखा हो तो वहां पर याद रखना, पहले वाला जो ये टाइम होता है उससे पहले हमेशा फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। और जो दूसरा वाला टाइम रेंज होता है उस तक, तो उसके लिए हम टू लगाते हैं। तो दूसरा वाला टू तो एकदम सही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1970 टू 1985, ये टाइम रेंज है। तो टाइम रेंज में हमेशा मतलब जैसे 2005 से लेकर के 2010 तक मैं दिल्ली में रहा था, तो ऐसे में याद रखना फ्रॉम टू का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप गलत मत कर देना। एक और कॉन्सेप्ट बनता है, याद रखना, फ्रॉम के साथ टू का जोड़ा चलता है, बिटवीन के साथ एंड का जोड़ा चलता है, बोथ के साथ एंड का जोड़ा चलता है, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये आप नॉट ओनली बट आल्सो, ये जोड़े हैं जो एक साथ आते हैं। बाकी तो ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि देखो नाउ आ गया इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया। अब आपके सामने एक और आ गया, मिस्टर गौरव शर्मा, हमारा गौरव कुमार गौरव सर जी आ गए हमारे। अब ये देखिएगा, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर,
यानी कि जो गौरव शर्मा हैं वो क्या डिनर के लिए आ रहे हैं। तो देखो एक याद रखना कि जब भी हम कभी किसी को डिनर के लिए बुलाते हैं तो कोई पर्पज़ होता है ना, कि वैसे ही आ जाओ और खा जाओ, ऐसे नहीं होता है। कुछ तो पर्पज़ होगा ना डिनर पर बुलाने का, बातचीत करने का। हो सकता है कोई मीटिंग हो, कोई सुझाव हो, उस पर कोई डिस्कशन चल रहा हो। अपना बॉस अपने कर्मचारियों को बुलाता है, तो फाइनली मेरा मतलब होता है कि डिनर पर बुलाना मतलब एक पर्पज़ के लिए। तो पर्पज़ के लिए यहाँ पर टू नहीं, यहाँ पर पर्पज़ के लिए हमें ऐसा याद रखना फॉर लगाते हैं। मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग फॉर डिनर, ठीक है, यानी मिस्टर गौरव शर्मा जो है डिनर के लिए जो है आ रहे हैं। तो ऐसे में याद रखना पर्पस के लिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे, याद हो जाएगा। इसे आप गलत मत करना, बिल्कुल गलत मत करना। और जब मेरे दोस्त अगर आप इनको फाइंड करना सीख गए, मैं लिखित भी देता हूं, आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर पर आपकी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि देखो पूरे इसको वही बंदा सही कर सकता है जिसके हर कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। पूरा इंग्लिश ग्रामर जिसको आता होगा वही एकदम सही कर सकता है इसको। अब एक चीज समझिएगा कि यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years, इजंट इट। ये क्वेश्चन टैग का बना हुआ है और इसमें आपको बताना है किस पार्ट के अंदर एरर है और क्यों है। समझाता हूं मैं आपको। एक चीज मैंने आपको कल खूब बताया था कि कभी भी जब क्वेश्चन टैग अगर लास्ट में आपको दिख जाए, पहचान ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब, इसमें साथ में कभी नोट लगा होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया होता है, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। होता यह है कि अगर ये सेंटेंस आपका सिंपल है तो ये लास्ट वाला जो है वो नेगेटिव बनेगा, यानी कि ये नोट आधा आपको दिखेगा। एक और चीज याद रखना, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। फिलहाल में ये सेंटेंस जो है आगे वाला ये पॉजिटिव है, लेकिन याद रखना जो क्वेश्चन टैग बनता है उसमें जो वर्ब आती है वो वह वाली वर्ब आती है जो आगे आने वाले सेंटेंस में इस्तेमाल हुई है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं यहां पर तो नहीं, यहां पर आ जाएगा, यहां पर हैव है ना, तो ये हो जाएगा हैवंट यू। क्या हो जाएगा? हैवंट यू। ये इसका एकदम सही हो जाएगा। यानी कि देखो हैव का मैंने हैवंट बना दिया क्योंकि पॉजिटिव का मैंने नेगेटिव बना दिया, और ये जो सबसे पहले जो प्रोनाउन होता है वो आपको यहां लिखना होता है। अच्छा, इसमें एक और गलती कर देते हैं बच्चे। यहां पर अगर यू की जगह राम होता तो आपको लास्ट में प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता, ना कि राम, तो ही कर देंगे। एक से ज्यादा है तो दे कर देंगे। तो हमेशा याद रखना क्वेश्चन टैग के लास्ट में क्या आता है? प्रोनाउन आता है। ये आप गलती मत करिएगा। इसके बाद एक और सवाल है और ये सवाल काफी अच्छा है, इसे गलत मत करना। क्वेश्चन 15 है, टेंशन मत लेना, काफी अच्छा लिया है ताकि ज्यादा समझ में आए। इस सेंटेंस के अंदर बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन, यानी कि वो कराएगा भाई मैं 3 बजे तक की जो वो ट्रेन है ना 3 बजे वाली, उससे मैं जाऊंगा। इस सेंटेंस में जो टाइम यहां पर दिखा है आपको मैं बता दूं, इस वाले में ही गलती है, और गलती शायद आपने ना पढ़ी हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक टाइम यहां पर लिखा है 3 o'clock, आप ऐसे ही तो लिखते हो, ये लिखते हो ना, और इसके बाद यहां पर ट्रेन शब्द दे रखा है। तो पहले तो मैं आपको याद ही करा दूं कि कभी भी अगर ओ क्लॉक वाला अगर ये आ जाए, टाइम अगर कभी आ जाए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एपस्ट्रॉफी एस लगा है, ऐसे आप इसे भले ही याद कर लेना कि एपस्ट्रॉफी जब ऑलरेडी लगा है तो इसके बाद अगर कोई दूसरा नाउन आएगा तो हमें जोड़ने के लिए उसे यहां पर कोई भी एपस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है। क्लियर है? ये तो आपको याद ही करना है भाई। यानी ओ क्लॉक कहीं पर आ जाए और उसके बाद अगर आपको नाउन जोड़ना है, क्योंकि देखो ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। रूल ये होता है कि दो नाउन को अगर आप जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो एपस्ट्रॉफी एस लगाते हैं या फिर ऑफ लगाते हैं। यही रूल होता है ना। जैसे मैंने बोला कि राम्स, मतलब मैंने बोला राम्स वाइफ, राम की वाइफ। अब ये देखो राम भी एक नाउन है, वाइफ भी एक नाउन है, इन दोनों को जोड़ा एपस्ट्रॉफी एफ से। वैसे ही तो मैं बोल रहा हूं सर, यानी कि दो नाउन अगर कहीं पर आ रहे हैं तो ऐसे में एक चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि उनको एपस्ट्रॉफी ऐसे जोड़ा जाता है, लेकिन ओ क्लॉक वाले में जो नाउन आएगा क्लॉक के बाद वो कभी भी एपस्ट्रॉफी एस से नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि ये जो एपस्ट्रॉफी एस है ये हट जाएगा और फिलहाल में आपका सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। इसके बाद ये देखो एक स्पेल्ट वाला है, कल भी मैंने करवाया था, टाइम मिलेगा तो मैं कल दोनों वीडियोस का रिवीजन करवा दूंगा। अब वैक्यूम की स्पेलिंग आपको, चलो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। वैक्यूम मतलब कहते हैं ना वैक्यूम क्लीनर होता है, वैक्यूम मतलब खाली निर्वात जगह जो होती है उसको बोलते हैं। तो इन चारों में से ध्यान से ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सभी को कमेंट करके इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता देना है, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी, इतना तो आप कर सकते हो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब ही होता है कि किसी भी चुनौती को कहना साहस पूर्वक उसका जो है फेस करना, मुकाबला करना। तो साहस पूर्वक, इसमें साहस कौन सा वर्ड है? देखो करेजियस, मतलब ग्रैपल द सिचुएशन, हैंडल करना, करेजियस। तो यहां पर जो सेकंड वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद एक और है, मतलब
जो है लूज फेयर, लूज जो फेस है मतलब फेस को क्या लूज कर लिया, ढीला ढीला कर लिया। एक चीज समझिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब फेस अगर आपका नीचे मतलब ना आपका जो चेहरा एकदम उदास हो गया, क्या हो गया, उदास हो गया, एम्बेरेस्ड हो गया ना, शर्मिंदा हो गया, तो बिकम एम्बेरेस्ड, ये वाला ए वाला एकदम सही है इसका। इसके बाद देखिएगा बिल्ड कैसल्स इन द एयर, आप हवाई क्ले बनाना, ये आप ना हवा में क्ले बना रहे हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हो, सपना देख रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी वाला एकदम सही हो जाएगा, मतलब ड्रीम सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और है जो कि आप सबको मुझे बताना है कि बाइट द डस्ट, यानी कि आप धूल को चाट रहे हो। अब धूल को चाट ना, धूल चटा दूंगा, धूल चटाने का मतलब ही क्या होता है कि सफर अ डिफीट, यानी कि आप क्या है किसी डिफीट, आप हार गए है ना, अंडरस्टैंड और नॉट, तो हारने ही को बोलते हैं बाइट द डस्ट, ये हो जाएगा। इसके बाद ये मैंने आंसर की को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो ये देखो, ये जल्दी से चलो मैं फटाफट एक साथ कल वाली वीडियो का रिवीजन करवा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। अब देखिए कल वाली वीडियो का रिवीजन है, जल्दी से आप कर लीजिएगा। अगर आपको और ध्यान से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, आज मैं क्लियर कर दूंगा आपका। तो कभी भी आप आना प्लेलिस्ट में आकर के फटाफट से टेस्ट दे करके और चले जाना, रेगुलर आपको यही काम करना है। इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि कभी भी अगर प्रिवेंट अगर आपको नजर आ जाए, तो प्रिवेंट के अंदर एक खास बात ये होती है भाई कि प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना, और आप किसी चीज से मना करेंगे, तो इसलिए प्रिवेंट के साथ में कोई संबंध, कोई पर्सन जिससे आप मना कर रहे हैं, उसके बाद आता है फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद जीरंड आता है, तो गो का हो जाएगा गोइंग। ये मैंने कल आपको यही बताया था। इसके बाद एक और आ गया कि ये जो है आपको ही कमेंट करना है कि अ कुकू इन द नेस्ट, ये मैंने कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, कुछ आपके लिए मैं दे दूंगा। इसके बाद ये इडियम्स हैं, इडियम्स क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद टू स्मेल हो जाएगा, स्मॉल नहीं है, स्मेल है, टू स्मेल अ रेट, ये आपको बताना है, वही सस्पेंशन वाला। चलो आप ही बताना ऐसे क्या होगा इन चारों में से पढ़ करके, जो ठीक लग रहा है वो मैं बताता हूं। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक आइज ऑफ द रोड, हाँ ये बताता हूं, देखो आइज ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है कि हटाना, झुकाना, राइट। इसका मतलब हो जाएगा कि जो केयरफुल ड्राइवर्स होते हैं वो रोड से अपनी आइज यानी अपनी आंखों को, ध्यान को क्या है नहीं हटाते हैं, तो ऑफ ये नहीं आएगा, ऑफ ये वाला आ जाएगा। तो ये मैंने कल आपको क्लियर करवा दिया था। इसके बाद ये क्वेश्चन टैग है, माफी चाहूंगा क्वेश्चन टैग नहीं है ये, मुझे ऐसे ही लगा था कि वो डेड को देख करके। इसके बाद ये देखो बीच में अगर कभी भी WH वर्ड आ जाए, तो मैंने हमेशा बोला है कि पहले आप ये देखो लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, अगर नहीं है तो ये जो WH है ये सिर्फ एक कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है, जैसे इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा। और कंजंक्शन जब आता है तो उसके बाद या तो सिंपल सेंटेंस चलता है या नेगेटिव चलता है, इंटरोगेटिव कभी नहीं चलता। और 100 की बात है कि WH के बाद अगर बीच में कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा ही लिव्ड, ये बनेगा क्योंकि सिंपल बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं दे रखा है, अगर वो ही डिड नॉट लिव हो जाता। इसके बाद ये मैंने कल बताया था कि द मीटिंग वॉज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे, तो एडवांस्ड की जगह पर एडजर्न आ जाएगा, यानी मीटिंग को क्या किया गया था, आने वाले मंडे तक क्या कर दिया था, उसे पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा, स्थगित कर दिया गया था। तो मीटिंग के लिए सूटेबल वर्ड होता है एडजर्न। आगे देखिएगा ये आंसर की देखो कितना जल्दी मैंने करवा दिया। और इसके बाद परसों का है वो आप देख लेना, फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। बाय द वे थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिएगा, और विश्वास जो आपने जताया अपने पेपर तक वो मैं बना के रखूंगा, एग्जाम तक प्लेलिस्ट को मैं तैयार कर दूंगा। आज मैं आपको 2021 एयरफोर्स, उसमें लिखेगा एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड 2021, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा इंग्लिश का। और इसमें आपको कभी भी जब भी टाइम मिलता है बस आए, टेस्ट लगाया और चले गए, ये आपको एग्जाम तक आपको करना है। थैंक यू सो मच।